Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Dear students, today we will talk about the chapter number 9, book 1, chemistry, that's about the solutions. उसके first half को आज हमने पढ़ना है. So let's move towards the lecture. Well dear students, आप लोग देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे मैंने solutions के हवाले से कुछ डिस्कशन की है. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है फॉर द एंट्रेंस टेस्ट और इसमें मैंने आप लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक्सप्लेन करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज सोल्यूशन, जो हमारा चैप्टर का नाम है, सोल्यूशन है क्या. अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि सोल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन का नाम है. नो व्हाट इज सोल्यूट, यू पीपल नो दैट हमारे पास एक बाइनरी कॉम्बिनेशन में जो लिटिल अमाउंट में पाया जाता है, जिसकी अमाउंट कम होती है जिस कंपोनेंट की, दैट इज कॉल्ड एज सोल्यूट, और जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट. आमतौर पे हम चूंकि जो सॉल्वेंट्स हैं, वाटर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, या मीथाइल अल्कोहल है, या ईथर्स हैं, इनको यूज करते हैं, तो हमारे जहन में एक इमेज बन जाता है कि सॉल्वेंट कुछ भी हो वो लिक्विड स्टेट में होना चाहिए. मैं एक मिसाल दूंगा आपको. आप नमक को पानी में डिसॉल्व करते हैं, दैट इज अ सोल्यूशन. आप सॉलिड पार्टिकल को वाटर में डिसॉल्व करते हैं. दो कंपोनेंट है, नमक कम अमाउंट में है, पानी ज्यादा अमाउंट में है, तो नमक जो कम अमाउंट में है वो सोल्यूट है और जो पानी ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है. इसी तरह इफ समबडी इज गोइंग टू पडल द फ्लोर, आटा गूंदा जाता है जब, तो उस वक्त क्या होता है, पानी की अमाउंट थोड़ी होती है और आटे की अमाउंट ज्यादा होती है. उस सिचुएशन में हम स्लरी या पेस्ट की बात नहीं करते, हम सिंपल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं. तो हमारे पास जो मटेरियल यानी फ्लोर, आटा जो ज्यादा अमाउंट में है दैट इज कॉल्ड एज द सॉल्वेंट, और पानी जो कि लिटिल अमाउंट में दैट इज कॉल्ड एज सोल्यूट. तो सोल्यूशन एक सोल्यूट और सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन है. और हमारे पास में डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस है जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. अब इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि हमने केमिस्ट्री में जब भी डिफरेंट वैरायटी ऑफ द सॉल्यूशंस बनानी है तो हमने वो जो कंपोनेंट्स हैं उनकी परसेंटेज को अंडरस्टैंड करना है. अगर उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू एनालाइज. हम एनालाइज नहीं कर सकते किसी भी चीज को. तो हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ द कंपोजिशन है, वो मैंने लिखे हैं आपके लिए, मैं उनको एक्सप्लेन करता हूं. और एंट्रेंस टेस्ट में उनकी बेसिस पे जो एमसीक्यूज आ सकते हैं, जिस तरह आ सकते हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. वॉच दिस. सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन यूनिट ऑफ द सॉल्यूशंस में मैंने बात की है वेट बाय वेट परसेंटेज. ये वो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है जिसमें हमें कहा जाता है कि इतने ग्राम सोल्यूट को इतने ग्राम सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया जाए. अब देख सकते हैं mass of the solute divided by the mass of solution. Point to be noted, यहाँ पे वर्ड mass of solution है, मल्टीप्लाइड बाय 100. आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली परसेंटेज होता है 100 में से उस मटेरियल का कितना हिस्सा है. तो आप वेट बाय वेट परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो आप सोल्यूट का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन उसकी बात करेंगे. अभी इसकी मैं एग्जांपल दूंगा एंट्रेंस टेस्ट के एमसीक्यूज के साथ ही. वॉच दिस. दूसरा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज. अगर मेरे पास सोल्यूट तो ग्राम्स में दिया जाए यानी उसका मास दिया जाए, और जो सोल्यूशन है हमने उसके mLs, dm क्यूब, cm क्यूब्स यानी वॉल्यूम कंसीडर करना हो, तो फिर इस परसेंटेज को कहते हैं weight by volume percentage, mass of solute divided by the volume of solution. Once again I'm saying the word solution. हम जब भी परसेंटेज निकालेंगे तो ऑफ कोर्स पूरे कलेक्टिव यूनिट में से निकालेंगे ना, कि हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा दैट विल बी आवर थिंग टू बी डिस्कस्ड इन, उसमें से परसेंटेज निकाल रहे हैं. नंबर 3, वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज. अगर मेरे पास mLs में सोल्यूट दे दिया जाए, मिसाल के तौर पर मुझे कहते हैं एज अ सोल्यूट अल्कोहल ले लो, एज अ सोल्यूट ईथर यूज कर लो, और सोल्यूशन का आपने मास कैलकुलेट करना हो, जैसे एक मोलालिटी का अगर आपके ज़हन में कॉन्सेप्ट आए उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा. तो अगर सोल्यूशन को हम मास की फॉर्म में डिस्कस करेंगे, मोलालिटी में सॉल्वेंट होता है मास, ठीक है, सोल्यूशन नहीं होता. लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितनी परसेंटेजेस हैं मैंने इनके सोल्यूशन लिखे हैं एंड में. तो यू आर ऑब्जर्विंग द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन. तो मेरे पास वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज आ जाती है. आई एम गोना गेट दैट सिंपली. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज सिंपली इतने ml सॉल्यूशन में हमारे पास यूजुअली जो लिक्विड के सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें दोनों कंपोनेंट्स हमारे पास लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं,
तो उसमें हम mls ही लेते हैं सॉल्यूट के, और सोल्यूशन के भी mls को ही कंसीडर करते हैं। एंड व्हेन वी वर गोइंग टू कैलकुलेट द परसेंटेज, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है। वॉच दिस, MCQ आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, कोशिश की है कि उसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज बाय वेट ऑफ NaOH, परसेंटेज बाय वेट ऑफ NaOH, NaOH एक कंपाउंड है। When 5 gram of it is dissolved in 20 gram of water, हमें NaOH के भी मोलेकुलर फार्मूले से कंसर्न नहीं है, NaOH सोल्यूट है, कोई भी सोल्यूट दे दे। अभी हम वेट बाय वेट परसेंटेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसने मुझे ग्राम्स में मास दिया है सोल्यूट का, और ग्राम्स में ही सॉल्वेंट को बता रहा है। नाउ हियर आई हैव टू अप्लाई माय कॉमन माइंड दैट कि मेरे पास जो सोल्यूशन है वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। Here he is going to give me the 20 gram of water which is a solvent। अब मैंने जो फार्मूला पढ़ा है, मैं जो सॉल्वेंट का मैस है उसे सोल्यूट के मैस में ऐड करूंगा तो मेरे पास सोल्यूशन का मैस आएगा। अब देख सकते हैं सोल्यूशन में, तो मैंने परसेंटेज वेट बाय वेट अगर कैलकुलेट करनी है तो 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इनटू द 25 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, बिकॉज 20 ग्राम सॉल्वेंट का मैस है, 5 ग्राम सोल्यूट का मैस है, इन दोनों का मिलकर मैस 25 ग्राम सोल्यूशन का मैस बनता है, और उसको मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड माय आंसर इज द 20%। So these kind of the MCQs simply can be asked by using any ratio। वो आपको कोई भी रेशो दे दे इन चारों में तो ये सेम पैटर्न में मूव करेगा। दिस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे जी। तो डियर स्टूडेंट, मोलैरिटी की बात करते हैं। मोलैरिटी एक बड़ा इंटरेस्टिंग यूनिट है। मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब और 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन द 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको मोलैरिटी कहते हैं। हमारे पास किसी भी सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, उनको उसके सॉल्वेंट से मिला के सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का जो कलेक्टिव वॉल्यूम है यानी सोल्यूशन, वो आपने 1 लीटर तक लेके जाना है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब तक या 1 डेसीमीटर क्यूब तक लेके जाना है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है मोलैरिटी, क्योंकि जब आप हाई टेम्परेचर पे काम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से डिस्टेंस बढ़ेगा, मॉलिक्यूल की कोलिजन बढ़ेगी, किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जब उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो सोल्यूट की अमाउंट तो उतनी ही है। आपने 1 मोलर सोल्यूशन ग्लूकोज का बनाना है, आप 180 ग्राम ग्लूकोज को डिप इन कर रहे हैं, और पानी आपको कंपैरेटिवली उसके मुकाबले में लोअर टेम्परेचर पे ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं वो सिकुड़े हुए हैं, उनकी अमाउंट ज्यादा है, वॉल्यूम कम है। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट तो वही रहेगी, लेकिन जब डाइल्यूशन करेंगे बाय एडिंग द सॉल्वेंट इनटू इट, ताकि सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर तक ले जाया जा सके, तो आप देखेंगे कि हाई टेम्परेचर के ऊपर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम होंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल सोल्यूशन का वॉल्यूम जल्दी फुलफिल हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन पे फर्क आएगा। तो मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। लो टेम्परेचर पे जो मोलर सोल्यूशन होता है, अब मिसाल के तौर पे अगर मैं ग्लूकोज की ही बात करूं, तो लो टेम्परेचर पे नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल ज्यादा होते हैं, ओवरऑल डाइल्यूट सोल्यूशन बनेगा, और हाई टेम्परेचर पे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बनेगा। अब इस कॉन्सेप्ट को और इस फार्मूले को जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, हम एंट्रेंस टेस्ट में किस तरह यूज करते हैं या क्वेश्चंस किस तरह आते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, मोलैरिटी इज द गिवन मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, तभी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आएंगे ना। गिवन मास ओवर मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एक जनरल फार्मूला है। अब इस फैक्टर की मैं अमेंडमेंट्स शेयर करता हूं। ये तो 1 लीटर के लिए दिया गया। एंट्रेंस टेस्ट में मुझे एमसीक्यूज में क्या देता है कि भाई मुझे बताएं इसकी मोलैरिटी 500 सेंटीमीटर क्यूब में, मुझे इसकी बताएं मोलैरिटी 200 सेंटीमीटर क्यूब में, मुझे इसकी मोलैरिटी बताएं 100 सेंटीमीटर क्यूब में। तो व्हाट शैल आई डू? उसके लिए ट्रिक, द डायरेक्ट कन्वर्सेशन फॉर यू पीपल। अब क्या करेंगे, इस फार्मूले को माइनस में अमेंड करेंगे, जितने ml उसने कहे हैं वो हम नीचे लिख लेंगे, मतलब 200 ml, और 1000 यूनिट ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हमने इसकी रेशो जब यहाँ पे फिक्स करनी है तो अल्टीमेटली
ये ऊपर जाके इस फॉर्म में आ जाता है। तो अब हम इस फार्मूले को अप्लाई करके गिवन मास, मोलर मास और जो भी वॉल्यूम वो पूछता है एंट्रेंस टेस्ट में, मैं उसको अप्लाई करूंगा, ऊपर 1000 होगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को थ्रू एमसीक्यू अंडरस्टैंड करते हैं। एमसीक्यू, मोलैरिटी ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम NaOH। नाउ देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है। इस सवाल को करने का मतलब ये था कि हम इंटर कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स भी पढ़ सकते हैं। इसमें कैसे देखें, अब देखें मैं इसके सोल्यूशन पे आता हूं। मैंने कहा 10% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम डिसॉल्व इन द 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। वेट बाय वॉल्यूम में 10 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। मैंने गिवन मास 10 ग्राम किया, किसका, NaOH का। NaOH का मोलर मास 40 लिखा। अब मैंने 100 ml की बात इसलिए करनी है क्योंकि उसने मुझे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दी है, परसेंटेज का मतलब है 100। तो मैं 100 ml सोल्यूशन नीचे लिखूंगा और 1000 को ऊपर ले जाऊंगा। When I will solve that, I will get the answer 2.5 moles per dm cube। तो हमारे पास इसका जो है ना मोलैरिटी आ जाएगी, 2.5 मोलर सोल्यूशन आ जाएगा। सो दिस वाज एन एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपको इंटर कन्वर्जन भी करनी पड़ती है तो आप इस मोलैरिटी के फार्मूले को किस तरह अप्लाई करते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चन इसी तरह ही आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन 0.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन, रुके, उसने हमें मोलैरिटी दे दी है। भाई इन फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर हमें बता दे, हम बाकियों को कैलकुलेट कर लेंगे, या इन तमाम फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर पूछ ले, बाकी बता दे, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। वॉच दिस, 0.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ द 50 सेंटीमीटर क्यूब लो, जो उसने गिवन वॉल्यूम 50 दे दिया मुझे सोल्यूशन का, जिसकी मोलैरिटी उसने मुझे एक्सप्रेस की थी कि इसकी मोलैरिटी मेरे पास 0.1 है, उसका वो जो वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब है। What will be the number of moles of solute? अब वो number of moles of solute पूछना चाह रहा है। इस फार्मूले में और इस फार्मूले में, my dear students, you can link in a simple way. Given mass over molar mass या एक ही बात है, तो उसने डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स पूछनी है। I said okay, उसने जो मुझे गिवन इन्फॉर्मेशन दी है वो मैंने यहाँ पे पुट इन की है। मेरे पास मोलैरिटी उसने बताई थी, लेकिन चूंकि मैंने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है, पहले मैंने नंबर ऑफ मोल्स को इधर किया, बाकी तमाम फैक्टर्स को अपनी राइट हैंड साइड पे ले गया, वैल्यूज को पुट किया, मोलैरिटी की वैल्यू पुट की, मैंने 1000 और फैक्टर जो रखा है उसके सामने उसको अप्लाई किया, एंड देन आई एम गोइंग टू गेट द आंसर ओवर हियर। तो ये मेरे पास सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है दैट इज 0.005। इट्स अ सिंपल मैथमेटिकल सॉल्यूशन जो कि आपके सामने किया गया। चार्ली ऑप्शन है। असल चीज थी कॉन्सेप्ट कि आपको कैसे इंटर कन्वर्ट करना है, मोलैरिटी बता दें, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हो, मोलर मास पूछना हो, मोलैरिटी बताई गई हो, तो इन फैक्टर्स में से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट मोस्ट फैक्टर जो मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि अगर उसने गिवन वॉल्यूम दे दिया है तो मुझे इस इक्वेशन की फॉर्म जो करनी है, जैसे डायरेक्ट ट्रिक फॉर यू पीपल कि जो आप अप्लाई कर सकते हैं और एंट्रेंस टेस्ट में विद इन सेकेंड्स कैन गेट योर आंसर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलैलिटी की। अनदर इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय मोलैलिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। दो चेंजेस आई हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ठीक है, मोलैलिटी वाली बात है, लेकिन मोलैलिटी में माय डियर स्टूडेंट्स, एक तो आपने किलोग्राम में बात करनी है, लीटर में नहीं करनी। 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में बात करनी है, सोल्यूशन में नहीं करनी। तो ये दो चेंजेस आपने जहन में रखनी है और इसके मुताबिक आपसे जो भी क्वेश्चन किया जाए आपने उसको ट्रांसलेट करना है। यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखें कि यहाँ पे मैं पहले 1 किलोग्राम सॉल्वेंट अचीव कर लूंगा, बाद में उसमें 1 मोल या 2 मोल या जितने भी मोल ऑफ सोल्यूट ऐड करने या करूंगा। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, दिस इज एन एंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चन आल्सो। इसके साथ ही 1 मोलर सोल्यूशन ग्लूकोज का ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है या 1 मोलर सोल्यूशन ग्लूकोज का ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है? मैं सोचता हूं, मैं कहता हूं भाई 180 ग्राम ग्लूकोज को मैंने डिसॉल्व करना है पानी में और दोनों का सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का वॉल्यूम मैंने 1 लीटर करना है, ये 1 मोलर सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, इसमें मुझे लेट्स सपोज क्या करना पड़ता है कि मुझे 820 के करीब वाटर के यूनिट्स लेने पड़ते हैं और 180 मेरे पास ग्लूकोज के यूनिट है। बट अगर मैंने मोलर सोल्यूशन बनाना है
तो मैं पहले 1 किलोग्राम वाटर लूंगा। एंड माय डियर स्टूडेंट, वाटर इज द ओनली लिक्विड इन द अर्थ कि जिसका 1 ml इसके 1 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो मैं अगर किलोग्राम की बात कर रहा हूं तो ऑफ कोर्स मैं नोशन के तौर पे यूज कर रहा हूं कि मोलैलिटी में मैंने बात किलोग्राम में ही करनी है। तो मैं 1 किलोग्राम पानी पहले ले लेता हूं और बाद में उसमें सोल्यूट ऐड करता हूं, तो फिर मेरे पास जो कलेक्टिव वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बनेगा मोलल सॉल्यूशन में, तो मोलल सॉल्यूशन में वॉल्यूम ज्यादा होगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कम होगी। मैं कह सकता हूं कि 1 मोलर सॉल्यूशन इज ऑलवेज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ दैट सोल्यूट। क्लियर हो गया? इस फैक्टर को ध्यान में रखिएगा। फार्मूला आपके सामने है, टेम्परेचर डिपेंडेंट बात की है। छोटा सा एमसीक्यू आपके सामने मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। अब मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट 5 ग्राम। आप देख सकते हैं किसका, एसिटिक एसिड का, मोलर मास 60। ओके, नंबर ऑफ मोल्स आ गए ना, गिवन मास ओवर मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल, डन। अब कहता है कि 250 ग्राम ऑफ वाटर, ही इज गिविंग मी द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो इसको मैं किलोग्राम में कन्वर्ट कर लूं, या मैं काम करूं, मैं अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करता तो ऊपर मैं 1000 ना लिखता, 1 लिखता, क्योंकि वो पे स्टैंडर्ड 1/1 किलोग्राम आ जाता। बट मैंने ये जो वैल्यू दी है, न्यूमेरिक वैल्यू है, मैंने 250 ग्राम लिखा ताकि आपका इसकी मोलैरिटी के साथ भी कॉन्सेप्ट मैच हो जाए और स्टूडेंट किसी तरह घबराए नहीं। अगर मैंने वहां पे एमएल्स में बात की है डेसीमीटर क्यूब की बजाय, तो मैं यहां पे भी ग्राम्स में बात कर रहा हूं किलोग्राम्स की बजाय, इन द सेम स्टैंडर्ड। I just put the values and my answer is 0.33 and that is my answer, alpha option. So here I am helping you how you could answer the questions if being asked in that way. अब चलते हैं next board की तरफ. Well dear students, molar solution will be more concentrated than molar solution. ये मैंने बता दिया, MCQ explain कर दिया अभी. आगे हम मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। इन अदर कॉन्सेंट्रेशन यूनिट, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? हिस्सा, फ्रैक्शन मीन द पार्ट, मोल का। मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं, मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको। मेरे पास कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन आते हैं, मैं उनको जोड़ता हूं, फिर मुझसे कोई भी क्वेश्चन किया जाता है कि ए बी सी ये 3 पार्टनर्स थे, इनमें से बताएं कि इस सॉल्यूशन में ए का कंपोनेंट कितना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो मेरे पास फिनोमिनन या टेक्निक यूज होती है, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन। कैसे करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट जिसके भी हमने फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। आप देखें व्हाइट बोर्ड पे कि रेशियो है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक्स ए का मोल फ्रैक्शन, कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। एक लिक्विड मिक्सचर है या कोई भी मिक्सचर है जिसमें ए बी सी 2-3 टाइप के कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, उसमें से किसी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है, तो ये फार्मूला मेरे पास होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो मैं क्या करूंगा, मुझे गिवन मैथ्स दिया जाएगा, एंट्रेंस टेस्ट की बात चल रही है, एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन आंसर करना है, मुझे डिफरेंट कंपोनेंट्स बता दिए जाएंगे एक सॉल्यूशन में, मुझे उनके या तो नंबर ऑफ मोल्स बता दिए जाएंगे, तो बात आसान हो जाएगी, मैं नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर दूंगा, जिसके भी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने होंगे उसको मैं ऊपर प्लेस करूंगा और नीचे पे मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख दूंगा, माय आंसर विल बी देयर। लेकिन अगर मुझे उसने मास बताया, देन फर्स्ट मैं गिवन मास और मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स खुद कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि मेरे पास मोल फ्रैक्शन ने जो आना है उसने नंबर ऑफ मोल से आना है। वॉच दिस, मैं मिसाल से बात क्लियर करता हूं आपके सामने, एक छोटा सा एमसीक्यू। द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 9 ग्राम ऑफ वाटर, उसने मुझे वाटर का मास दिया है, एंड 120 ग्राम ऑफ द एसिटिक एसिड, उसने मुझे दूसरे कंपोनेंट का भी मास दिया है, और मुझसे मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है वाटर की। किसी की भी पूछ सकता है, फिनोमिनन सेम है, मैंने सोल्यूशन किया आप लोगों के लिए। वॉच दिस, ऑप्शंस की तरफ बाद में देखते हैं। देखें, उसने मुझे कहा 9 ग्राम वाटर है, तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फाइंड आउट करने हैं ना, तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो फाइंड आउट करने हैं वो मैं क्या करूंगा, गिवन मास ओवर मोलर मास, मेरे पास 0.5 मोल्स आ गए वाटर के,
इस तरह गिवन मास ओवर मोलर मास 120 ग्राम एसिटिक एसिड था, मोलर मास से डिवाइड किया तो आई एम गेटिंग द आंसर 2 मोल्स, तो 2 मोल्स आ गए मेरे पास। अब मेरे पास 0.5 मोल वाटर के हैं, मैंने मोल फ्रैक्शन वाटर की फाइंड आउट करनी है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो 2.0 प्लस 0.5 आता है 2.5। तो मैंने यूं जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास इन गिवन ऑप्शंस में से डेल्टा ऑप्शन एज एन आंसर आती है। पूरा सोल्यूशन एक्सप्लेन किया गया डियर स्टूडेंट्स आपको कि अगर आपको गिवन मास किसी कंपोनेंट का दे दिया जाए तो भी आपने मोल फ्रैक्शन कितनी आसानी से कैलकुलेट कर लेनी है। कीपिंग इन माइंड दिस solution and the procedure, and one important thing, very important thing my dear student, ये पॉइंट है कि मोल फ्रैक्शन चूंकि एक रेशो है और रेशो के यूनिट्स नहीं होते। मोल पर डेसीमीटर की मोलैरिटी होती है, मोल पर किलोग्राम हमारे पास मोलैरिटी होती है, बट मोल फ्रैक्शन के यूनिट नहीं होते। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, द पार्ट्स पर मिलियन। जैसे हमने परसेंटेज कैलकुलेट की, गिवन मास ओवर द मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट वाज परसेंटेजेस, ठीक है ना। अब बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास कोई वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, निहायत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, 10 लाख में कोई एक दो पार्ट्स पर मिलियन, तो हम ये यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एमसीक्यू शेयर किया आप लोगों के साथ एंटी टेस्ट का कि हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन 10 लाख मॉलिक्यूल्स में उस सॉल्यूट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो हैं बिल्कुल परसेंटेज कितना आप देख सकते हैं, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶, दैट्स पार्ट्स पर मिलियन। एक एमसीक्यू से क्लैरिटी की है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आपकी बुक में भी इसकी एक एग्जांपल है न्यूमेरिकल्स में। सी वाटर हैज 5.65 into 10⁻³ ग्राम्स क्या ऑक्सीजन इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। इसने मुझे रेशो दी है कि 1 किलोग्राम समंदर के पानी में ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स होते हैं, उसने ग्राम्स में बात की। ओके, कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन में क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए पहले सोल्यूशन पे आते हैं, मैंने जो भी डाटा है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट 5.65 into 10⁻³ ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम ऑफ वाटर, उसने 1 किलोग्राम वाटर कहा ना, तो जब मैंने पार्टिकल्स को ग्राम में देखा तो मैंने उसके सॉल्वेंट को भी ग्राम्स में कर दिया, डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम, यानी ये 10⁻³ में लिख सकता हूं। ओके, आई कैन राइट इट अप 10⁻³, एक ही बात है ये, तो 10⁻³ के साथ क्रॉस इन हो जाएगी, वी आर गोइंग टू क्रॉस इट, ठीक है। और मेरे पास फैक्टर आएगा ये 5.65 into 10⁻⁶ या 5.65 पार्ट्स पर मिलियन, क्योंकि 10⁻⁶ इज द पार्ट्स पर मिलियन फिगर। तो यूं हमने इसके एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व किया, हमारे पास जो ऑप्शन बनती है दैट इज चार्ली। यू नो दीज कॉन्सेप्ट्स आर गोइंग टू बी यूज्ड इन अ वेरी सिंपल बट अ ट्रिकी वे इन द एंट्रेंस टेस्ट, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स पढ़ लिए हैं। अब हम आगे डिटेल में जाने से पहले जाने तो सही के सॉल्यूशन होते कितनी किस्म के हैं, द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन देम। एक तो टेबल है हमारे पास, 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है जिनका जानना आपको जरूरी है मैं बताता हूं। नेक्स्ट बोर्ड पे चले मेरे साथ। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने नंबर ऑफ सब्सटेंसेस की बेस पे सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया है। बाइनरी सॉल्यूशंस, वो सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट हो, बाइनरी, दैट इज द बाइनरी सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पे नमक को पानी में ऐड कर दिया। टर्नरी सॉल्यूशन जिसमें 3 तरह के कंपोनेंट्स हो, मिसाल के तौर पे पानी, नमक और उसमें थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर दी, सुक्रोज। हमारे पास सॉल्यूशन ही बन रहा है लेकिन उसके कंपोनेंट 3 हो गए हैं। और इसी तरह अगर 4 कंपोनेंट्स होंगे तो हमारे पास दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी सॉल्यूशन, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो एक तरह से आपने ये बात भी याद रखनी है, एग्जांपल भी आपके सामने है, पूछ सकता है। दूसरी क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। हम जानते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी कम होती है सॉल्वेंट की निस्बत और सोल्यूट कैन बी एडेड, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस तरह एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है कि जिसके अंदर मजीद सोल्यूट ऐड नहीं हो सकता किसी भी गिवन टेम्परेचर के ऊपर, दैट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक हो गया। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन
ये वो सोल्यूशन होता है जिसमें आप टेम्परेचर रेज करते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन का। हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन था और सोल्यूट ऐड नहीं हो सकता था, लेकिन हमने टेम्परेचर रेज किया, अब और वेकेंट स्पेसेस बढ़ गई मॉलिक्यूल्स के एक्सपेंशन की वजह से और सोल्यूट ऐड हो गया, दैट इज कॉल्ड अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। और अगर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को उस टेम्परेचर पॉइंट से नीचे लेके आएंगे तो सारा सोल्यूट विल कम आउट। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ द सैचुरेशन हमने 3 तरह की क्लासेस की सॉल्यूशंस की। फिर मिसिबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन की बेसिस के ऊपर है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं, उनको मिलाते हैं, वो मुकम्मल तौर पे आपस में मिल जाते हैं किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है, तो दे आर कंप्लीटली मिसिबल। मसलन वाटर अल्कोहल में ऐड कर दें या ईथर और अल्कोहल को ऐड कर दें, दे आर कंप्लीटली मिसिबल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है, 2 कंपोनेंट है और कंप्लीटली मिसिबल है, एक दूसरे में मिलके होमोजीनियस मिक्सचर बन गया है। पार्शली मिसिबल, मसलन वाटर फिनोल सिस्टम, जो कि अभी हमने पढ़ा भी है, देखते भी हैं। अब फिनोल और वाटर को ऐड करते हैं, शेक करते हैं, 2 लेयर्स बन जाती हैं। अब हमारे पास सॉल्यूशन पूरी तरह इस तरह नहीं, सॉल्यूशन तो होमोजीनियस होता है, लेकिन हमारे पास 2 कंपोनेंट आपस में मुकम्मल एक दूसरे के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुए, तो उसको बोलते हैं पार्शली मिसिबल। इसकी डिटेल में भी बाद में डिस्कस करता हूं। तो ये आपके सामने 2 केसेस हैं। और कुछ कंप्लीटली इमिसिबल, दे डू नॉट, लाइक बेंजीन नॉन पोलर है, उसमें वाटर ऐड कर दें तो नॉन पोलर और पोलर तो बिल्कुल आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। इसी तरह मैंने दूसरी मिसाल लिखी है, कार्बन डाइसल्फाइड है, इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो कभी भी सॉल्युबल नहीं होगा, बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होगा, दे आर इमिसिबल टू ईच अदर। ठीक हो गया। तो ये मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशंस की ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। अब हम बात करते हैं, एक बड़ा अहम पॉइंट है कॉन्जुगेट सॉल्यूशन। व्हाट इज दिस? मैंने अभी बात की थी पार्शली मिसिबल सॉल्यूशंस की। मैंने कहा था कि मेरे पास 2 कंपोनेंट्स को मिलाते हैं, शेक करते हैं, थोड़ा सा सॉल्युबल होते हैं, बाकी सॉल्युबल नहीं होते। सी द डेफिनेशन, द सॉल्यूशन फॉर्मिंग 2 सेपरेट लेयर्स एंड ईच लेयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ वन कंपोनेंट टू द अनदर। हम जब वाटर फिनोल सिस्टम पढ़ते हैं, हम फिनोल और वाटर को शेक इन करते हैं तो हमारे पास 2 लेयर्स बन जाती हैं। अब दोनों लेयर सॉल्यूशन है। अपर लेयर में आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है कि 5% फिनोल होती है, 95% वाटर होता है, और लोअर लेयर में 30% वाटर होता है, 70% फिनोल होता है। सॉल्यूशन तो है, लेकिन ये 2 सॉल्यूशन आपस में इमिसिबल हैं और इनके कंपोनेंट एक दूसरे में पार्शली मिसिबल हैं, तो इसको कॉन्जुगेट सॉल्यूशन बोलते हैं। अब कॉन्जुगेट सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। मैं टेम्परेचर रेज करना शुरू करता हूं, सॉल्युबिलिटी बढ़ना शुरू होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। एक टेम्परेचर आता है 65.9 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे वो जो 2 डिस्टिंक्टिव सेपरेट लेयर्स हैं, अब वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हो गई हैं। नाउ द होल फेज इज होमोजेनस, वो एक जैसी हो गई है, एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर। 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वाटर फिनोल सिस्टम। डिफरेंट सिस्टम्स के लिए डिफरेंट होता है, और ये जो है फिनोमेनन पार्शली मिसिबल जो हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं उनमें डिस्कस किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस इंफॉर्मेशन को अपने ज़हन में रखिएगा। मजीद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड में। वेल तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्यूशन की टाइप्स पढ़ने के बाद अब रॉल्ट्स लॉ की तरफ आएंगे। और रॉल्ट्स लॉ ये वो लॉ है कि जो हमें बताता है कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन जब बनाया जाता है, सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड किया जाता है, तो क्या चेंजेस आती हैं वेपर प्रेशर में, और अल्टीमेटली वेपर प्रेशर में अगर चेंज आएगी तो बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंज आएगी। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। मैंने रॉल्ट्स लॉ को भी एक्सप्लेन करने से पहले जो एक बात डिस्कशन करनी है, दैट इज अबाउट द आइडियल सॉल्यूशन एंड द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। हमने सॉल्यूशंस की क्लासिफिकेशन की, हमने उसके कंपोनेंट्स की बेस पर, हमने उसकी सॉल्युबिलिटी की बेस पर क्लासिफिकेशन करने के बाद ये जो एक्सट्रैक्ट निकाला है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं डियर स्टूडेंट्स के जिसमें हमारे पास जब 2 कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं तो मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस चेंज नहीं होता, वो पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस की कैलकुलेशन चेंज नहीं होती तो फिर एंथैल्पी चेंज भी नहीं होती, बॉन्ड मेकिंग ब्रेकिंग का सिनेरियो भी नहीं होता। इन दैट सेंस
हमारे पास वॉल्यूम चेंज भी नहीं होता। तो ये पॉइंट्स मैंने एलैबोरेट कर दिए क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट में एमसीक्यूज के हवाले से पूछा जाता है कि आइडियल सॉल्यूशन में हमारा चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, एंथैल्पी चेंज जीरो है और ये रॉल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते। इसीलिए मैंने लफ्ज बोला रॉल्ट्स लॉ का कि जिसको एक्सप्लेन करना है अभी उसको आइडियल सॉल्यूशन में इन्वॉल्व होना था। क्या है रॉल्ट्स लॉ अभी बाद में बताएंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें जब वो सॉल्यूशन मिक्सचर बनता है तो वॉल्यूम चेंज होती है या वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है पॉजिटिव डेविएशन के केस में या डिक्रीज कर जाता है नेगेटिव डेविएशन के केस में। हमारे पास एंथैल्पी चेंज होती है, रिएक्शंस या तो एक्सोथर्मिक होते हैं या एंडोथर्मिक होते हैं, ठीक है। और हमारे पास वो दे डोंट ओबे द रॉल्ट्स लॉ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास रॉल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते, आइडियल सॉल्यूशन रॉल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं। जियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं, ये इनके कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड्स या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बेस पे क्लासिफिकेशन की जाती है कि हमारे पास जो लिक्विड मिक्सचर है अगर हम उसको फ्रैक्शनली डिस्टिल कर रहे हैं वो होता है या नहीं होता। तो ये तमाम फैक्टर्स अभी पढ़ते हैं। रॉल्ट्स लॉ, इसकी 3 डेफिनेशंस आपके सामने की गई हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये इसके एक्सप्रेशन है। यहां पे मैंने ड्राइव किया था फॉर एग्जांपल कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x1, P इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। The vapor pressure of the solution is directly proportional to the mole fraction of the solvent. और यहाँ पे जो proportionality constant लगाया है P naught, this is the vapor pressure of the solvent. ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक रिलेशन है, इसकी बेस के ऊपर आपसे MCQs पूछ सकता है कि ये बताएं ये फार्मूला ठीक है या गलत है। सेकेंड डेफिनेशन है lowering of the vapor pressure। जब भी हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, किसी भी इम्प्योरिटी के ऐड करने से जब हमारे पास एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, तो अभी हम पढ़ के आए कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फिनोमेनन जो आगे डिटेल में पढ़ना है वो इन्वॉल्व होगा। तो हमारे पास वेपर प्रेशर लोअर करता है किस रेशो में कि लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर इसको मैं यूं करूं तो लॉयरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर डेल्टा पी यानी कि जो चेंज है ये वेपर प्रेशर में दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाता हूं तो पी नॉट वंस अगेन दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। हमारे पास प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से जब लॉयरिंग हुई है सॉल्यूट के एडिशन से, इम्प्योरिटी के एडिशन से, तो क्या चेंजेस आई हैं वो हम ऑब्जर्व करते हैं। तीसरी डेफिनेशन रॉल्ट्स लॉ की है कि ये हमारे पास जो है relative lowering of the vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute। अच्छा, ये है relative lowering। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ये वेरिएबल नहीं होती, ये टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि जो फैक्टर प्योर सॉल्वेंट के बारे में चेंज होगा वही फैक्टर लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर में उतना रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में हमारे पास सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों हैं। अगर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एज एन अमाउंट अलग से इंक्रीज करेगा तो सॉल्यूशन में वही सॉल्वेंट की अमाउंट डिक्रीज कर जाएगी। तो दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास डिफरेंट एमसीक्यू स्टूडेंट्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एमसीक्यू वो ऑरली मैं बोल रहा हूँ आपसे पूछ सकता है कि मुझे बताएं कि 9 ग्राम वाटर है, 120 ग्राम एसिटिक एसिड है। लेट्स सपोज वो ग्राम में 2 कंपोनेंट्स को बता रहा है और कह रहा है बताएं लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर क्या है। आप कहेंगे भाई मुझे आपने 2 कंपोनेंट्स, एक सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स की अमाउंट ग्राम में बता दी और मुझसे लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर पूछ रहे हैं। आप कहेंगे कि लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। 9 ग्राम जो लिटिल अमाउंट में मटेरियल है उसके मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। जो मेरे पास आंसर आएगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होगा। तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है दैट इज इक्वल टू द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। तो ये प्रैक्टिकल। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और रॉल्ट्स लॉ की जो डेविएशन है उसकी बात करते हैं। ग्राफ बनाना जरूरी है, हम देखते हैं, चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमने रॉल्ट्स लॉ की डेविएशंस की बात करनी है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ये डेविएशन क्या है डियर स्टूडेंट्स? आप लोग जानते हैं हमने जब ग्राफ ड्रा किया था वेपर प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशंस के दरमियान में, तो हमारे पास आइडियल लाइन ये थी रॉल्ट्स लॉ की। हमारे पास जब वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है तो इसको पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे, और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो इसको हम नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे। अब हमारे पास वेपर प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करता है क्योंकि रॉल्ट्स लॉ में हमारा जो ग्राफ है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इनटू द सॉल्वेंट यानी सोल्यूशन की वेरिंग कॉन्सेंट्रेशन और वेपर प्रेशर के दरमियान में है। हमारे पास जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट बढ़ती जाती है तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनता है
जो एक सोल्यूशन जो डेविएट कर रहा है, जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है, जिसमें वेपर प्रेशर चेंज हो रहा है, जिसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वो क्या करेगा, वो डेविएट करेगा। वो आइडियल लाइन से या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जो अबव जाएगा इसको पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं, जो नीचे आएगा उसको नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। अब आपको मैंने बताया कि आपके पास वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर मौजूद है और एक्स एक्सिस में कॉन्सेंट्रेशन है। अब वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है तो पॉजिटिव डेविएशन होती है। एंट्रेंस टेस्ट में सवाल करता है, वो आपको सिंपल स्टेटमेंट बोलता है, वो कहता है कि भाई आप लोगों देयर इज अ सॉल्यूशन whose vapor pressure is increasing, what about its boiling point? तो हमें पता है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। वो मुझे जो मर्जी एमसीक्यूज ड्रॉ करके दे दे, मुझसे वेपर प्रेशर को हाई करने की बात करेगा और पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट, ट्रिक करने की कोशिश करेगा। मैंने एक चीज का ख्याल रखना है कि वो मटेरियल जिसमें वेपर प्रेशर हाई होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है। ये आपको एलैबोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया है कि रॉल्स लॉ में वो तमाम सॉल्यूशंस जो कि डेविएट करते हैं, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं, अगर वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसी तरह अगर वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। एक और बात याद रखिएगा हमारे पास कि जब भी हम सॉल्यूशंस की केमिस्ट्री की बात करेंगे, हम जानते हैं कि हमारे पास डिफरेंट वेरिएंट सॉल्यूशंस हैं। आपकी बुक में टेबल्स बना हुआ है, उनको पढ़ना है आपने। वो टेबल में मेंशन है कि कौन सा पॉजिटिव डेविएशन कर रहा है, कौन सा नेगेटिव डेविएशन कर रहा है, तो ये अपने जहन में रखिएगा। वेल डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आज के लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है मेरे पास वो है सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? हम सोल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल करते हैं, वो सॉल्युबल हो जाता है, एक लेवल आता है कि वो सॉल्युबल नहीं होता। मजीद हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सोल्यूट उस सॉल्वेंट में ट्रैप हो जाती है और उसके अलावा जब हम मजीद ऐड करते हैं तो जो सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। सो दैट certain amount of solute which is being trapped at certain temperature in the solvent, that is called as the solubility of that material। आप देख सकते हैं तो concentration of the solute in equilibrium with its solid substance in solution at certain temperature, so this is the solubility। हमारे पास जो solubility है वो temperature से इफेक्ट करती है। आप देख सकते हैं अगर तो मेरे पास solution ऐसा है कि जब मैं बनाने लगा उसे तो उसमें से एक्सोथर्मिसिटी हुई, एनर्जी रिलीज हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, तो मैं ऐसे कंडीशन में अगर उस सॉल्यूशन के साथ टेम्परेचर बढ़ा के सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा तो नहीं होगी। वो तमाम सॉल्यूशंस जो एक्सोथर्मिक इन नेचर हैं उनमें अगर हम सोल्यूट को सॉल्युबल करना चाहते हैं तो हमें टेम्परेचर डाउन करना चाहिए ताकि वो एक्सोथर्मिसिटी को हैंडल कर ले और मजीद सोल्यूट ऐड हो सके। अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और हाई टेम्परेचर पे जाता है तो हमारे से जो पहले से मौजूद सोल्यूट है वो भी सिस्टम से बाहर आ जाएगा। एंड वाइस वर्सा हमारे पास अगर एंडोथर्मिक सोल्यूशन फॉर्मेशन है तो हम जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है बाय राइजिंग टेम्परेचर और एंडोथर्मिक सॉल्यूशन फॉर्मेशन में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसको पढ़िएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी कर्व? हमने एक ग्राफ ड्रा करना है सॉल्युबिलिटी का और टेम्परेचर का। अब देख सकते हैं मैंने डेफिनेशन लिखी है, अ कर्व ड्रॉन बिटवीन द सॉल्युबिलिटी एंड इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी कर्व। हमारे पास एक टेम्परेचर के दरमियान और सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी के दरमियान एक ग्राफ का नाम सॉल्युबिलिटी कर्व है। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं, देखते हैं ये किस तरह की होती है। वेल डियर स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी कर्व्स दो तरह की हैं, कंटीन्यूअस कर्व्स, डिसकंटीन्यूअस कर्व्स। आपके सामने बुक में टेबल भी है, आप उसे देख सकते हैं। हमारे पास अगर तो सॉल्ट को सोल्युबल कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, या तो वो सोल्युबल होगा या वो इनसोल्युबल होगा, या क्योंकि सॉल्यूशन फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो हमारे पास अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है तो राइजिंग कर्व्स बनेंगी, क्योंकि आप सिस्टम में एडिशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन में आपके पास कर्व राइज कर रही है। और अगर हमारे पास सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है किसी भी सॉल्ट की बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो जो हमारे पास फॉलिंग कर्व बनेगी वो नीचे की तरफ आएगी। आपके सामने सीरियम सल्फेट की मिसाल दी गई है, कैल्शियम एसीटेट की मिसाल दी गई है। इस तरह आपके पास राइजिंग कर्व्स में सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। तो ये कंटिन्यूअस कर्व्स का ग्राफ भी देखेंगे, फिर आप डिसकंटिन्यूअस कर्व्स भी देखते हैं। एंट्रेंस टेस्ट में जो पॉइंट याद रखना है, डिसकंटिन्यूअस कर्व्स क्यों आती हैं? वो तमाम सॉल्ट्स जिनमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन ट्रैप होता है उनकी सॉलिड क्रिस्टल में, जब हम उनको सॉल्युबल करने लगते हैं तो जब उनका वाटर ऑफ हाइड्रेशन डिस्कनेक्ट होता है, जैसे कॉपर सल्फेट .5H2O,
बोरेक्स के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल है, मिसाल मैंने लिख दिया, सोडियम सल्फेट के साथ 10 मॉलिक्यूल है, कैल्शियम क्लोराइड के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर ऑफ हाइड्रेशन इन्वॉल्व है। तो जिन जिन के साथ वाटर ऑफ हाइड्रेशन इन्वॉल्व है, वो जब सॉल्ट को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो पानी जब उनसे अलहदा होता है तो फिर एक नया अलहदा सॉलिड फेज सामने आता है। दिस इज अ न्यू सॉलिड फेज, और इसकी अपनी सॉल्युबिलिटी एक अलहदा से स्टार्ट होती है। यूं मेरे पास जो ग्राफ बनता है सॉल्युबिलिटी कर्व का, उसमें एक पैच आता है, फिर नया ग्राफ बनता है, इसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लिमिटेड टाइम में द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन फ्रंट ऑफ यू, जिसमें कोशिश की गई कि तमाम पॉइंट्स को एलैबोरेट किया जाए, एमसीक्यूज के हवाले से आपको गाइड किया जाए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और आपका टेस्ट बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट टेस्ट में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज।